दोस्तों नमस्कार। यूनिवर्सल ज्योग्राफी क्लास है जयपुर में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज की हम स्पेशल क्लास के अंतर्गत संसाधन का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति और उनके वर्गीकरण के संदर्भ में बात करेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं संसाधन की कि संसाधन होते क्या है, संसाधन का अर्थ क्या होता है, संसाधन का अर्थ क्या होता है। ठीक है ना। सबसे पहले देखो संसाधन एक प्राकृतिक और मानवीय संपदा होती है। क्या होती है? प्राकृतिक और मानवीय संपदा कहलाती है। संसाधन को हम प्राकृतिक और मानवीय संपदा के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। उसके बाद देखो इस पृथ्वी तल पर या प्रकृति में, या तो प्रकृति में या हमारे पृथ्वी तल पर, प्रकृति या पृथ्वी तल पर पाए जाने वाला कोई भी तत्व या वस्तु, या तो तत्व हो सकता है या फिर कोई भी वस्तु हो सकती है ना, कि प्रकृति में या पृथ्वी तल पर पाए जाने वाला कोई भी तत्व या वस्तु जिसका मानव के द्वारा अपने दैनिक जीवन में उपयोग किया जाता है, अर्थात जीवन के संदर्भ में उपयोग किया जाता है, उन तत्वों को हम संसाधन के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। कि संसाधन सबसे पहले क्या होते हैं कि संसाधन एक प्राकृतिक और मानवीय संपदा होती है, और उस प्राकृतिक और मानवीय संपदा की स्थिति कहाँ पाई जाती है? या तो पृथ्वी तल पे हो सकती है या किसी प्रकृति के तत्व में हो सकती है ना। ये दोनों स्थिति में पाए जाते हैं, तत्व के रूप में भी और वस्तु के रूप में भी। ठीक है ना। तो इन प्राकृतिक और मानवीय संपदा का तत्व या वस्तु के रूप में जब मानव अपनी आवश्यकता के लिए या अपने जीवन के संदर्भ में अगर उन तत्वों का उपयोग करते हैं तो उसको हम संसाधन के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। अगर हमको और भी बात करें कि जैसे संसाधन शब्द की अगर बात करें तो संसाधन शब्द अंग्रेजी भाषा के रिसोर्स शब्द से बना है। किससे बना है? रिसोर्स शब्द से बना है। ठीक है ना। कि अंग्रेजी संसाधन रिसोर्स शब्द का पर्याय है जो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कितने शब्दों से? री प्लस सोर्स शब्द से मिलकर बना हुआ है। ठीक है ना। री जो शब्द है, री शब्द का अर्थ होता है पुनः अर्थात दीर्घ। क्या कहते हैं इसको? पुनः अर्थात दीर्घ। ठीक है ना। लेकिन उसी प्रकार सोर्स जो शब्द है, सोर्स शब्द का अर्थ होता है उपाय या फिर साधन। क्या होता है? या तो उपाय कह सकते हो या फिर आप साधन कह सकते हो। ठीक है ना। कि संसाधन का अंग्रेजी पर्याय रिसोर्स हो गया। रिसोर्स शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, री प्लस सोर्स। री का अर्थ होता है पुनः अर्थात दीर्घावधि, सोर्स का मतलब होता है उपाय या साधन। ठीक है ना। इसको डिवाइस भी कह सकते हैं, डिवाइस। ठीक है ना। तो अब इन दोनों अर्थों के संदर्भ में अगर देखा जाता है, री और सोर्स दोनों का अर्थ होता है, री का अर्थ पुनः या दीर्घावधि होता है, सोर्स का मतलब होता है उपाय या साधन। ठीक है ना। तो अगर पर्यायी आधार में देखा जाता है या फिर इनको पूर्ण तरीके से री और सोर्स शब्द को मिलाकर के अगर इसकी अवधारणा की अगर बात की जाती है तो पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले ऐसे पर्यायी साधन जो लंबे समय तक हमारे उपयोग में आते था, दीर्घावधि था, लंबे समय तक धरातल पे पाए जाना कोई भी तत्व या साधन जिसका हम एक दीर्घ अवधि तक पुनः उपयोग कर सके, क्या कहलाता है? संसाधन। ठीक है ना। तो इस संदर्भ में हम स्पष्ट आधार पर संसाधन की परिभाषा दे सकते हैं कि पृथ्वी तल पर विद्यमान वो कोई भी तत्व या वस्तु जिसकी एक तो मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपयोग करेगा, उसी के साथ साथ उन तत्वों का लंबी अवधि तक पुनः प्रयोग के आधार पर उपयोग कर सकते हैं, उसको हम संसाधन के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। उसके बाद जैसे संसाधन की परिभाषा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? परिभाषा। कि संसाधन को अनेक विद्वानों के द्वारा परिभाषित किया गया है। ठीक है ना। सबसे पहली जो परिभाषा आती है जिमरमैन के अनुसार आती है। जिमरमैन के अनुसार संसाधन की परिभाषा है ना, कि जिमरमैन कहता है कि संसाधन ऐसी कोई वस्तु होती है, ऐसी कोई विशेषता होती है कि संसाधन की ऐसी विशेषता होती है जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति में उपयोग आती है ना, कि ऐसे तत्व या साधन जिनका मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति में उपयोग किया जाता है संसाधन कहलाता है। परिभाषा किसने दी है? जिमरमैन। ठीक है। उसके बाद में दूसरी परिभाषा आती है जेम्स फिशर के अनुसार। किसके अनुसार आती है? जेम्स फिशर के अनुसार संसाधन की
परिभाषा, ठीक है ना। तो जेम्स फिशर कहता है कि संसाधन एक ऐसी वस्तु होती है जिसका मानव की आवश्यकता हो एवं उन आवश्यकताओं के संदर्भ में अर्थात इच्छाओं की पूर्ति में उपयोग किया जाता है ना। जिमरमैन कहता है संसाधन के बारे में कि संसाधन ऐसी कोई वस्तु होती है जिसका मानव की आवश्यकता हो और उसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उपयोग किया जाता है। तो क्या क्या हो जाएगा इसमें, मानव की आवश्यकता, मानव की एक तो आवश्यकता और उसकी इच्छाओं की पूर्ति की। यहाँ पे जेम्स फिशर कहता है कि संसाधन ऐसी कोई वस्तु होती है जिसका एक मानव की आवश्यकता और मानव की इच्छाओं की पूर्ति के लिए उपयोग किया जाता है। क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है, ठीक है ना। उसके बाद में जो नंबर 3 परिभाषा है, नंबर 3 परिभाषा है स्मिथ और फिलिप्स के अनुसार, स्मिथ व फिलिप्स के अनुसार। नंबर 3 परिभाषा किसके अनुसार आती है, स्मिथ और फिलिप्स के अनुसार परिभाषा आती है ना। स्मिथ और फिलिप्स ने भी संसाधन को परिभाषित करने अपनी विशेष प्रकार की परिभाषा दी है। उन्होंने वही बताई है कि संसाधन ऐसी कोई वस्तु होती है जिसका पूर्ण तरीके से मानव की आवश्यकताओं की संदर्भ में या आवश्यकताओं के प्रति उपयोग में पूर्ति की जाती है ना, कि आवश्यकताओं के उपयोग के लिए की गई पूर्ति को हम संसाधन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे संसाधन की जो महत्वपूर्ण परिभाषा है वो जिमरमैन के द्वारा, जेम्स फिशर, स्मिथ और फिलिप्स के द्वारा भी परिभाषाएं दी गई है, ठीक है ना। उसके बाद में जैसे संसाधन की प्रकृति की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, संसाधनों की प्रकृति, संसाधनों की प्रकृति, कि संसाधनों की प्रकृति क्या होती है। देखो, संसाधन मुख्य रूप से गतिशील क्रिया में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं कि संसाधन की प्रकृति कैसी होती है, गतिशील होती है ना। गतिशील कोई भी तत्व या वस्तु अगर गतिशील अवस्था में रहते हैं तो निश्चित है वो तत्व क्या करता है, परिवर्तन का कार्य करता था, परिवर्तनशील की अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये कहा जा सकता है कि कोई भी तत्व या वस्तु अगर एक गतिशील अवस्था में पाए जाते हैं, धरातल पर या पृथ्वी तल पर पाए जाने वाला कोई भी तत्व जो प्रकृति में अगर मौजूद कोई भी तत्व हो, अगर वो तत्व गतिशील अवस्था में है, लगातार गति कर रहा है, लगातार उसमें क्रियाशील अवस्था में रहता है, तो निश्चित है उस तत्व की अवस्था में परिवर्तन होता है। अर्थात गतिशील अवस्था वाले तत्वों में परिवर्तनशीलता पाई जाती है ना। और परिवर्तनशीलता के संदर्भ में बताया गया है कि इस पृथ्वी तल पे पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो संसाधन है, उन संसाधनों में एक गतिशीलता और परिवर्तन की स्थिति के आधार पे एक निर्धारित समय में, किसमें, समय में, अर्थात एक निश्चित अवधि के दौरान परिवर्तन होता है ना। तो यहाँ पे प्रकृति के बारे में कहा गया है कि कोई भी धरातल पे मौजूद तत्व जो गतिशील अवस्था में रहेगा, गतिशील अवस्था में रहता है तो उसमें परिवर्तन होता है, और ये परिवर्तन एक निश्चित समय और अवधि की अवस्था में पाया जाता है ना। कि कोई भी तत्व है, तत्व में अगर परिवर्तन होगा तो निश्चित है उस तत्व का परिवर्तनशीलता की अवस्था के निश्चित समय अवधि भी होगी ना। और अवधि के साथ साथ बताया गया है कि जब कोई भी तत्व एक निर्धारित अवधि और निर्धारित अवधि के दौरान अगर गतिशील अवस्था में रहता है तो निश्चित है उस तत्व की स्थिति में परिवर्तन पाया जाता है। और ये परिवर्तन जो मानव के उपयोग के संदर्भ में भी लगातार एक निर्धारित तत्व के आधार पर क्या होता है, परिवर्तनशीलता की श्रेणी में पाया जाता है ना। उसके बाद देखो, अगर यहाँ पर एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से, किसके माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से भी संसाधन की प्रकृति को समझ सकते हैं। देखो, सबसे पहले उदाहरण में बताया गया है कि सबसे पहले कोई प्राकृतिक वातावरण का तत्व होता है। क्या होता है, प्राकृतिक वातावरण का तत्व है ना। कि जैसे कोई प्राकृतिक वातावरण का तत्व है जो पृथ्वी तल पे मौजूद है ना, और उस प्राकृतिक वातावरण के तत्वों का मानव के द्वारा उपयोग किया जाता है। किसके द्वारा, मानव के द्वारा उपयोग किया जाता है ना। कि कोई भी प्राकृतिक वातावरण का तत्व जो पृथ्वी तल पर या प्रकृति पर उपलब्ध है, उस तत्व का मानव के द्वारा उपयोग किया जाता है। और जब मानव उस तत्व का उपयोग करेगा तो निश्चित है तो मानव क्या करेगा, उस तत्व में तकनीकी ज्ञान
वह सभ्यता का विकास करेगा। क्या करेगा? मानव अगर उस तत्व का या वस्तु का उपयोग करेगा तो निश्चित है कि मानव उस तत्व के लिए अपने तकनीकी ज्ञान व सभ्यता का तो विकास करता है ना, तत्व के उपयोग से। कि जब मानव किसी प्राकृतिक वातावरण के तत्व का उपयोग करता है तो निश्चित है कि मानव की तकनीकी ज्ञान और उसकी सभ्यता का विकास होता है। और जब मानव की सभ्यता और उसके तकनीकी ज्ञान का अगर विकास हो जाता है तो निश्चित है कि संसाधन की जो उपलब्धता है, संसाधनों की उपलब्धता में वृद्धि होती है। क्या होता है? संसाधन की उपलब्धता में वृद्धि हो जाएगी ना। कि जब मानव किसी तत्व का उपयोग करता है, तत्व के साथ उसकी सभ्यता और तकनीकी का विकास हो जाता है तो निश्चित है कि संसाधन की जो उपलब्धता की जो मात्रा है किसी भी तत्व या वस्तु की, तो उस तत्व या वस्तु की उपलब्धता में वृद्धि हो जाती है ना। तो वृद्धि के संदर्भ में क्या होगा कि जब तत्व में वृद्धि हो गई या किसी वस्तु की मात्रा में वृद्धि हो गई तो निश्चित है कि संसाधन की प्रकृति में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। कि संसाधनों की प्रकृति में परिवर्तन होता है। संसाधनों की प्रकृति में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाता है ना। तो ये क्या बताया गया है? संसाधनों की प्रकृति को यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है ना। तो सबसे पहले होता है क्या है कि धरातल पे या पृथ्वी तल पर प्राकृतिक वातावरण में कोई तत्व मौजूद होता है, उस तत्व का मानव के द्वारा उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। और जब मानव उस तत्व का उपयोग कर लेगा अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं के लिए तो निश्चित है कि वहां पर मानव के तकनीकी ज्ञान और उसकी सभ्यता का विकास होगा ना। कि जब मानव तत्व का उपयोग करेगा तो क्या होगा कि एक तो मानव की सभ्यता का और उसके तकनीकी ज्ञान का विकास हो जाएगा। और जब मानव के तकनीकी ज्ञान का विकास होता है तो निश्चित है कि मानव के द्वारा उस संसाधन की उपलब्धता में वृद्धि कर ली जाती है ना। और जब संसाधन की उपलब्धता में वृद्धि हो जाती है तो निश्चित है कि हमारे इस पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले संसाधन की प्रकृति में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने आपको प्रारंभ में बताया कि संसाधन की प्रकृति में कि संसाधन की प्रकृति कैसी होती है? गतिशील अवस्था में पाई जाती है। कैसी होती है? गतिशील अवस्था में पाई जाती है। और जब कोई भी संसाधन गतिशील अवस्था में रहता है तो समय या एक निश्चित अवधि के दौरान, किसके दौरान? समय या फिर एक निश्चित अवधि के दौरान निर्धारित कर दिया जाता है कि संसाधनों की स्थिति में परिवर्तन होता है ना। तो एक निर्धारित समय में, एक लंबी समय की अवधि के दौरान जब गतिशील अवस्था में संसाधन पाए जाते हैं तो संसाधन की प्रकृति में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है ना। तो यहाँ पर संसाधन की प्रकृति को हम इस उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं ना। सबसे पहले प्राकृतिक वातावरण होता है या तत्व मौजूद होता है, मानव उपयोग करेगा, तकनीकी ज्ञान सभ्यता का विकास होता है, संसाधन की उपलब्धता में वृद्धि होती है और उसके बाद में संसाधन की प्रकृति में स्वतः ही परिवर्तन हो जाता है, ठीक है ना। तो ये संसाधन की प्रकृति की निर्धारित जो अवस्था है या निर्धारित जो क्रियाविधि है उसके बारे में चर्चा हो गई। आगे बात करते हैं हम संसाधन के वर्गीकरण की। इसकी बात करते हैं वर्गीकरण की ना, कि पृथ्वी तल पर पाए जाने तत्व या वस्तु जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं उनका वर्गीकरण किस प्रकार कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले बात करते हैं संसाधन के वर्गीकरण में उपयोग के आधार पर। किसके आधार पर? उपयोग या फिर सत्ता के आधार पर। सत्ता के आधार पर ना, यानी कुछ संसाधन ऐसे होते हैं कि जिन संसाधनों को उपयोग के आधार पर वर्गीकरण किया गया है कि उनका उपयोग किस संदर्भ में आता है ना। उपयोग या सत्ता के आधार पर संसाधनों की जो स्थिति होती है तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं ना। सबसे पहले आता है नव्यकरणीय संसाधन। कौन सा संसाधन आएगा? नव्यकरणीय संसाधन, ठीक है ना। इन संसाधनों को नव्यकरणीय संसाधन होते क्या है? देखिए कि वे संसाधन आते हैं नव्यकरण के अंतर्गत जिन संसाधन का हम एक बार उपयोग करने के पश्चात पुनः उपयोग कर सकते हैं, अर्थात वे संसाधन जिसका पुनः नवीनीकरण किया जा सकता है। कौन से संसाधन होते हैं? नव्यकरणीय संसाधन। इन संसाधनों को, नव्यकरणीय संसाधन को गैर परंपरागत संसाधन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? गैर परंपरागत संसाधन। कि ऐसे संसाधन जो हमको लगातार प्राप्त नहीं होते लेकिन कुछ अवधि के बाद में उनका पुनः उपयोग किया जा सकता है, ठीक है ना। और नव्यकरणीय जो संसाधन है,
नवीकरणीय संसाधनों के प्रमुख उदाहरण में आता है आपका सौर ऊर्जा। क्या आती है? सौर ऊर्जा। पवन आता है, पवन के बाद में जैसे ज्वारीय आता है, ज्वारीय ऊर्जा। ज्वार के बाद में भूतापीय ऊर्जा आती है, भूतापीय ऊर्जा। बायोगैस, बायोगैस के बाद में आता है आपका बायोगैस, ठीक है ना, बायोगैस और बायोगैस। ये नवीकरणीय संसाधन। देखो अभी इसको नव्य सौर ऊर्जा को नवीकरण क्यों कह सकते हैं? क्योंकि सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा की मात्रा हमको आज प्राप्त हो जाएगी, लेकिन कुछ समय बाद में लगातार प्राप्त नहीं होती, लेकिन उसके कुछ समय पश्चात होगा सूर्य की ऊर्जा हमको प्राप्त हो सकती है। तो नवीनीकरण भी हो रहा है, लेकिन परंपरागत आधार पर प्राप्त नहीं हो पाने के कारण इस संसाधनों की स्थितियों को हम नवीकरणीय संसाधन और गैर परंपरागत संसाधन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो नवीकरणीय या गैर परंपरागत संसाधनों के प्रमुख उदाहरण हो गए, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गई, ज्वारीय, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस और बायोमास, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नंबर 2 जो आता है उपयोग के आधार पे आता है आपका अनवीकरणीय संसाधन। कौन सा संसाधन आता है? अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है ना। अनवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन जिनका एक बार दोहन करने के पश्चात पुनः नवीनीकरण नहीं होता है ना, वो कौन से संसाधन कहलाते हैं? अनवीकरणीय संसाधन की जिनका एक बार दोहन हो गया या उपयोग कर लिया गया तो उन संसाधनों का पुनः नवीनीकरण नहीं होता है। इन संसाधनों को हम परंपरागत संसाधन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? परंपरागत। कि वे संसाधन होते हैं परंपरागत जो जब तक उन संसाधनों की उपस्थिति है धरातल पे तब तक आप उन संसाधनों का लगातार उपयोग कर सकते हो, ठीक है ना। तो वे संसाधन आते हैं परंपरागत में, जैसे आपका कोयला, कोयला, पेट्रोलियम आ गया, और आपका आता है कौन सा? पेट्रोलियम के बाद में प्राकृतिक गैस। ये 3 महत्वपूर्ण अनवीकरणीय या परंपरागत संसाधन है कि इनका एक बार उपयोग हो गया तो पुनः नवीनीकरण नहीं होता है। जैसे एक बार पेट्रोलियम का उपयोग आपने कर लिया तो दोबारा पेट्रोल का उपयोग आप नहीं कर सकते, क्योंकि उसका दोहन हो जाता है, उपयोग हो गया नवीनीकरण नहीं होता है। लेकिन परंपरागत क्यों कहते हैं? क्योंकि परंपरागत इसलिए कहा जाता है इनको कि ये जो संसाधन है ना, जब तक इनकी धरातल पे मौजूद अवस्था रहती है तब तक आप इनका लगातार उपयोग कर सकते हो, ठीक है ना। इसलिए इनको हम परंपरागत संसाधन के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगला आता है चक्रीय संसाधन। कौन सा होता है? चक्रीय संसाधन, ठीक है ना। चक्रीय संसाधन वे होते हैं कि पृथ्वी तल पर मौजूद वे संसाधन अर्थात इस श्रेणी में वे संसाधन आते हैं जिनका पुनः बार बार उपयोग कर सकते हो ना। उदाहरण के आधार पर ले सकते हैं, जैसे जल संसाधन को। किसको ले सकते हैं? जल संसाधन को, कि जल का हम विभिन्न रूपों में विभिन्न समय के दौरान उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। जल का उपयोग विद्युत निर्माण में भी कर सकते हैं, जल का उपयोग सिंचाई में भी कर सकते हैं, जल का उपयोग हम पीने के लिए भी कर सकते हैं, या औद्योगिक इकाइयों में भी जल का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है ना। तो विभिन्न समय में विभिन्न रूपों में जल का उपयोग किया जाता है, इसलिए हम जल को एक चक्रीय संसाधन की श्रेणी में रखते हैं। क्योंकि चक्रीय संसाधन होते हुए ये कि जिन संसाधनों का बार बार पुनः वर्गीकरण के आधार पर उपयोग किया जा सकता है, पुनः नवीनीकरण के आधार पर लगातार उनका नवीनीकरण होता जाता है, तो वो चक्रीय संसाधन कहलाते हैं। तो जल संसाधन के अतिरिक्त एक उदाहरण ले सकते हैं, जैसे लोहा। लोहा लोहा भी एक चक्रीय संसाधन की श्रेणी में आता है ना। एक बार लोहे का उपयोग कर लिया तो दोबारा हम लोहे से उसका विभिन्न रूपों में या विभिन्न समय में उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उपयोग की सत्ता का मतलब होता है लगातार स्थिति के आधार पर उपयोग हो सकेगा। तो उपयोग के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। नवीकरणीय जिसको गैर परंपरागत कहते हैं, अनवीकरणीय जिसको परंपरागत कहते हैं, और एक होता है आपका चक्रीय संसाधन, ठीक है ना। ये स्थिति इसमें पाई जाती है ना, जैसे ठीक है। उपयोग के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के, नवीकरण, अनवीकरण और चक्रीय संसाधन, ठीक है ना। उसके बाद में नंबर 2 होता है उत्पत्ति के आधार पे। किसके आधार पे? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर
उत्पत्ति की अगर बात करें, देखो पृथ्वी तल पर विभिन्न प्रकार के वस्तु और तत्व पाए जाते हैं। अब ये कोई जरूरी थोड़ी है कि प्रत्येक तत्व का निर्माण एक ही अवस्था में हुआ, एक ही समय उनका उद्गम हुआ, ऐसा संभव नहीं है ना। तो पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले तत्वों को उनकी उपस्थिति की अर्थात उत्पत्ति की अवस्था के आधार पर संसाधनों में विभाजित किया गया है ना। तो उत्पत्ति के आधार की अगर बात करें तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है आपका अजैविक संसाधन। कौन सा होता है? अजैविक संसाधन, ठीक है ना। और दूसरा होता है आपका जैविक संसाधन, ठीक है। दूसरा कौन सा आएगा? जैविक संसाधन, ठीक है। सबसे पहले अजैविक संसाधन की बात करते हैं कि अजैविक संसाधन को अकार्बनिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अकार्बनिक या भौतिक संसाधन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। कि अजैविक संसाधन को अकार्बनिक या भौतिक संसाधन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब इसको अजैविक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऐसे संसाधन होते हैं, इस श्रेणी में वे संसाधन होते हैं जिन संसाधनों में कोई निश्चित जीवन क्रिया नहीं पाई जाती है। कि ऐसे संसाधन जिसमें किसी भी प्रकार की जीवन क्रिया नहीं होती है, उसको हम अजैविक संसाधन के नाम से जानते हैं। कि जिसमें कोई निश्चित जीवन क्रिया नहीं होती है उसको हम अजैविक संसाधन कहते हैं। जैसे इसमें उदाहरण भी ले सकते हैं, जैसे खनिज तेल आता है। कौन आता है? खनिज तेल। खनिज तेल की कोई निश्चित जीवन क्रिया नहीं है, ठीक है ना। तो यह आपका किस प्रकार का संसाधन हो गया? अजैविक प्रकार का, ठीक है। उसके बाद में आता है जैविक संसाधन। जैविक संसाधन वो होते हैं जिन संसाधनों में एक निश्चित जीवन क्रिया पाई जाती है। कि वे संसाधन जिसमें एक निश्चित प्रकार की जीवन क्रिया पाई जाती है, उन संसाधनों को जैविक संसाधन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और जैविक संसाधन के उदाहरण जैसे आप वनस्पति को ले सकते हैं। किसको ले सकते हैं? वनस्पति आता है, पशु आता है, पक्षी आता है, वन्य प्राणी आता है, वन्य प्राणी। वन्य प्राणी के साथ साथ जैसे और भी आते हैं इसमें, जैसे एक तो छोटे जीव जंतु आते हैं, छोटे जीव, और आता है अति सूक्ष्म जीव। अति सूक्ष्म जीव ये जैविक संसाधनों के उदाहरण। कि इन संसाधनों में होता क्या है कि इन संसाधनों के अंतर्गत एक निश्चित जीवन क्रिया पाई जाती है। जैसे वनस्पति हो गया, वनस्पति को उदाहरण के आधार से ले सकते हैं क्योंकि इसमें जीवन क्रिया होती है। जैसे वनस्पति है, क्या है? वनस्पति में पेड़ पौधे पाए जाते हैं। पेड़ पौधे में क्या होता है कि सबसे पहले जैसे एक छोटा पौधा है, उदाहरण के आधार पर ले सकते हैं। छोटा पौधा है, छोटे पौधे में जो वर्धन का कार्य होता है, वर्धन जानते हैं ना। कि वर्धन का मतलब होता है जब पौधे की वृद्धि होती है तो पौधा बड़ा होकर क्या बन जाएगा? पेड़ बन जाएगा, ठीक है। पेड़ के से आपको फल प्राप्त होता है। पेड़ से आपको जैसे जो उसकी छिलके वो आते हैं, बीज वगैरह आते हैं। पेड़ के जैसे बीज प्राप्त होते हैं, बीज से फिर क्या हो जाता है? पौधा तैयार हो जाता है ना। तो सबसे पहले वनस्पति में पेड़ पौधे आते हैं। जैसे उदाहरण के आधार पर एक पौधा होता है, पौधे का जो वर्धन काल होता है, वृद्धि करेगा पौधा, पेड़ बन जाएगा। पेड़ से हमको फलियां प्राप्त होगी, फलियों से बीज प्राप्त होता है, बीज से फिर क्या बढ़ जाता है? बीज जब अंकुरित होता है तो उससे छोटे पौधे का निर्माण हो जाता है ना। तो इस प्रकार इसलिए कहा गया है कि जैविक संसाधन वो होते हैं, वे संसाधन आते हैं श्रेणी में जिसकी एक निश्चित जीवन क्रिया होती है ना। तो उसके उदाहरण आपको बताइए। जैसे वनस्पति है, पशु आता है, पक्षी आता है, वन्य प्राणी आते हैं, छोटे जीव आते हैं, और अति सूक्ष्म प्रकार के जो जीव पाए जाते हैं, उन संसाधनों को या उन तत्वों को हम जैविक संसाधनों की श्रेणी में सम्मिलित करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में जैसे नंबर 3 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर जो 3 आता है आपका संसाधनों के वर्गीकरण में, वो आता है आपका नंबर 3 उद्देश्य के आधार पर। किसके आधार पर? उद्देश्य के आधार, ठीक है ना। कि उद्देश्य के आधार पे कई बार क्या होता है कि कोई तत्व ऐसा होता है, कोई वस्तु ऐसी होती है जिसके उपयोग का हमारा एक निश्चित उद्देश्य होता है कि इस तत्व का उपयोग करने से हमारा यह उद्देश्य प्राप्त हो जाएगा ना। तो उद्देश्य के आधार पर, उद्देश्य की अगर बात करते हैं, उद्देश्य के आधार पर संसाधन की श्रेणी 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। सबसे पहले आता है आपका ऊर्जा संसाधन। कौन सा आता है? ऊर्जा संसाधन।
है ना, कि ऊर्जा संसाधन एक ऐसा संसाधन होता है जिससे क्या होता है, हमके शक्ति के साधनों की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? शक्ति के संसाधनों की प्राप्ति होती है ना। और ऊर्जा संसाधन को दो प्रकार से ले सकते हैं। कितने प्रकार से? कि एक तो होता है समाप्य संसाधन और एक होता है असमाप्य संसाधन, ठीक है ना। कि समाप्य संसाधन वो होते हैं जिससे हमको ऊर्जा की प्राप्ति हो जाती है, समाप्य प्रकार के पाए जाते हैं। जबकि असमाप्य होते हैं कि ऊर्जा के ऐसे संसाधन जिसकी किसी भी प्रकार से कभी भी इस पृथ्वी तल से समाप्ति नहीं होती है ना, वो ऊर्जा संसाधन होते हैं। जैसे उदाहरण के आधार पर ले सकते हैं, जैसे औद्योगिक जो विकास होता है, औद्योगिक विकास के दौरान शक्ति के साधनों की आवश्यकता होती है। जैसे यातायात के साधनों के संचालन की अवस्था में उद्योगों के क्रियान्वयन के लिए मुख्य रूप से ऊर्जा के संसाधनों की आवश्यकता होती है ना। उसके बाद में जैसे नंबर 2 आता है इसमें कच्चे पदार्थ। कि कच्चे पदार्थों के माध्यम से भी हमको संसाधनों की प्राप्ति होती है। कच्चे पदार्थ भी संसाधन के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जैसे कच्चे पदार्थ की अगर बात करें तो कच्चे पदार्थ उद्योगों की स्थापना का सबसे महत्वपूर्ण आधार होता है। या औद्योगिक विकास का मुख्य आधार किसको माना जाता है? कच्चे पदार्थ को ना। तो कच्चे पदार्थों के आधार पर अगर संसाधन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? संसाधन की अगर कच्चे पदार्थों के आधार पर बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला उदाहरण आता है वनस्पति के आधार पर। इसके आधार पे वनस्पति, कि वनस्पति से भी हमको उद्योगों के लिए या संसाधनों के रूप में कच्चा पदार्थ प्राप्त होता है। जैसे पेड़ों से पत्तियां, पेड़ों की छाल, गोंद आदि को वनस्पति से प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में पशु आधारित पशुओं से भी हमको उद्योगों के लिए कच्चे पदार्थों के रूप में संसाधन प्राप्त होते हैं। जैसे पशुओं से चमड़ा प्राप्त हो गया, ऊन प्राप्त हो गई, मांस प्राप्त हो गया, हड्डियां पशुओं की, ये सब क्या होते हैं? उद्योगों के कच्चा माल पदार्थों के रूप में उपयोग लिए जाते हैं ना। उसके बाद में पशु के बाद में जैसे खाद्य पदार्थ हो गया। खाद्य पदार्थ यानी खाद्य पदार्थ के माध्यम से भी उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करते हैं। उसके बाद जैसे आपका खनिज पदार्थ हो गया। कौन सा हो गया? खनिज पदार्थ यानी खनिजों से भी हमको उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान किया जाता है या कच्चा माल प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो इस स्थिति के आधार पर कच्चे पदार्थों की श्रेणियां हो गई। वनस्पति आधारित, पशु आधारित, खाद्य पदार्थ, खनिज, और उसके बाद एक आता है कृषि। क्या आता है? कृषि आधारित यानी कृषि कार्यों के माध्यम से भी हमको कच्चे पदार्थों के रूप में संसाधनों की प्राप्ति होती है, ठीक है। उसके बाद में जैसे एक आता है इसमें खाद्य स्थिति वाला खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ में जैसे खनिज आता है और खनिजों में जैसे लवण आता है। लवण भी क्या करता है? हमको संसाधन की पूर्ति में अपना योगदान देता है, ठीक है ना। तो उद्देश्य के आधार पे संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। ऊर्जा संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, समाप्य और असमाप्य। उसके बाद में कच्चे पदार्थों के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार की श्रेणी में बताए गए। वनस्पति आधारित, पशु आधारित, पशु के बाद में कृषि आधारित, खाद्य पदार्थ और खनिज आधारित। उसके बाद में खाद्य पदार्थों की श्रेणियां बताई गई जिसमें खनिज आते हैं, खनिजों में लवण आता है, वनस्पति आती है। उसके बाद में अगर संसाधनों के वर्गीकरण के नंबर 4 प्रकार की बात करते हैं कि संसाधनों के वर्गीकरण का अंतिम प्रकार, तो संसाधनों के वर्गीकरण का अंतिम प्रकार होता है स्वामित्व के आधार पर। किसके आधार पे? स्वामित्व या अधिकार के आधार पर संसाधन। अधिकार के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सबसे पहला आता है कौन सा? अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन को हम सार्वभौमिक संसाधन के नाम से भी जानते हैं। कि अंतरराष्ट्रीय संसाधन वो होते हैं जो पूरे विश्व के मानव कल्याण के लिए जिन संसाधनों की स्थापना की गई है या जो संसाधन विश्व के मानव के कल्याण के लिए निर्मित होते हैं उसको हम अंतरराष्ट्रीय संसाधन के नाम से जानते हैं। या फिर इसको सार्वभौमिक अर्थात सभी धरातलीय क्षेत्र पर उपस्थित वाले संसाधन भी कहते हैं। जैसे आपका महासागर है, महासागर का विस्तार संसार के सभी देशों में पाया जाता है, तो इसलिए महासागर को हम एक अंतरराष्ट्रीय संसाधन का प्रकार कह सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे सूर्य है, सूर्य का प्रकाश है,
तो सूर्य का प्रकाश हमको विश्व के विभिन्न देशों में दिखाई देता है, तो सूर्य के प्रकाश को भी हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की श्रेणी में ले सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में दूसरा जो प्रकार होता है, दूसरा जो प्रकार है वो होता है राष्ट्रीय संसाधन का। किसका होता है? राष्ट्रीय संसाधन का, ठीक है ना। कि राष्ट्रीय संसाधन वो होते हैं जो मुख्य रूप से, राष्ट्रीय संसाधन वो होते हैं जो मुख्य रूप से किसी देश की एक सीमा के आंतरिक क्षेत्र में पाया जाता है, यानी एक देश की सीमा के अंदर स्थित संसाधनों को हम राष्ट्रीय संसाधनों के नाम से जानते हैं। जैसे भारत में आपने मयूरभंज का नाम सुना होगा, उड़ीसा में मयूरभंज एक क्षेत्र है जो लोहेस की खानों के लिए प्रसिद्ध है। जैसे कोडरमा झारखंड का है, अभ्रक की खानों के लिए प्रसिद्ध है। बालाघाट का आपने नाम सुना होगा, बोमडीला का जो क्षेत्र है उसके बारे में सुना होगा, वहाँ पे विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार जैसे आपने संयुक्त राज्य अमेरिका में पेंसिल्वानिया का नाम सुना होगा, पेंसिल्वानिया कोयले की खानों के लिए प्रसिद्ध है। उसी के प्रकार जैसे आपने यूनाइटेड किंगडम है, इंग्लैंड में भी, ग्रेट ब्रिटेन में भी आपने नाम सुना होगा, लंकाशायर प्रदेश है जो कोयले की खानों के लिए प्रसिद्ध है। तो ऐसे संसाधन है जिनका किसी एक देश की सीमा के आंतरिक भागों में क्या पाया जाता है? विस्तार पाया जाता है, उसको हम राष्ट्रीय संसाधन के नाम से जानते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में पुलकालमुंडी के नाम से जो प्रसिद्ध सोने की खानों के क्षेत्र है ना, एक देश के सीमाओं के क्षेत्र में स्थित वस्तु या तत्वों को हम उस देश के राष्ट्रीय संसाधन के नाम से जानते हैं। और स्वामित्व के आधार पर जो नंबर 3 संसाधन का प्रकार होता है वो होता है व्यक्तिगत संसाधन। कौन सा होता है? व्यक्तिगत संसाधन के नाम से जानते हैं। कि व्यक्तिगत संसाधन वो होते हैं कि किसी व्यक्ति का स्वयं का या निजी संपत्ति का जो अधिकार होता है, निजी स्वामित्व वाली जो स्थितियां होती है, उसको हम व्यक्तिगत संसाधन के नाम से जानते हैं। जैसे किसी व्यक्ति की अचल संपत्ति हो सकती है, उसकी पारिवारिक संपत्ति हो सकती है, उसका मकान, उसकी भूमि, या फिर उसका कोई निजी क्राइटेरिया का जो क्षेत्र होगा जिस पर उसका अधिकार हक जो होगा, उसको हम व्यक्तिगत संसाधन के नाम से जानते हैं। जैसे व्यक्ति की जमा पूंजी आती है, नकद पूंजी, जो व्यक्ति ने अपने पास जो धन दौलत इकट्ठा कर रखी है उसको हम व्यक्तिगत संसाधनों की श्रेणी में लेते हैं, ठीक है ना। तो आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम संसाधनों के अर्थ की बात की सबसे पहले, उसके बाद में परिभाषा और प्रकृति की बात की है, और उसके बाद में हमने संसाधनों के वर्गीकरण की चर्चा की है ना। तो यहाँ पर संसाधनों का वर्गीकरण है जो आपको बताया गया। सबसे पहले उपयोग और सत्ता के आधार पर संसाधन 3 प्रकार के बताए। नव्यकरण जिसको गैर परंपरागत संसाधन कहते हैं, अनव्यकरण जिसको परंपरागत संसाधन कहते हैं, लास्ट आता आपका चक्रीय संसाधन। उसके बाद में उत्पत्ति के आधार पर कि इस धातु में पाए जाने संसाधनों का जो उद्भव हुआ है उनकी उत्पत्ति हुई है, एक अवस्था में न होकर के अलग अलग अवस्था हुई है, इसलिए उत्पत्ति के आधार के संसाधनों को 2 श्रेणी में बांटा गया है, एक अजैविक और दूसरा जैविक। अजैविक संसाधन होते हैं जिसकी कोई निश्चित जीवन क्रिया नहीं होती, जैसे खनिज तेल हो गया। जैविक संसाधन होते हैं जिसकी कोई निश्चित जीवन क्रिया पाई जाती है ना, तो वो जैविक संसाधन होते हैं। उसके बाद में उद्देश्य के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर संसाधन सबसे पहला आता है ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा को समाप्य और असमाप्य 2 प्रकार से बताया गया है। कच्चे पदार्थों के आधार पर संसाधन होते हैं जैसे वनस्पति, पशु आधारित, कृषि आधारित, खनिज और खाद्य पदार्थ। और एक जो उद्देश्य के आधार पर खनिजों का प्रकार है वो आपका खाद्य पदार्थ, जिसमें खनिज, वनस्पति और कृषि से संबंधित स्थिति आती है। और जो नंबर जो 4 प्रकार है संसाधनों के वर्गीकरण का, वो है आपका स्वामित्व और अधिकार के आधार पर। स्वामित्व और अधिकार के आधार पर संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन जो संपूर्ण विश्व के मानव कल्याण के लिए निर्मित किए जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक संसाधन कहलाते हैं। दूसरा होता है राष्ट्रीय संसाधन जो किसी एक देश के सीमावर्ती क्षेत्र में पाए जाने संसाधन है, उसको हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। और जो नंबर 3 प्रकार है स्वामित्व अधिकार के आधार पर संसाधन का, वो है आपका व्यक्तिगत संसाधन, यानी किसी एक व्यक्ति की पूंजीपति, उसकी अचल संपत्ति को ही हम व्यक्तिगत संसाधन के नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास में हमारा जो सफर है संसाधन की अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, वर्गीकरण का यहीं पर समाप्त होता है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप देखकर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल ज्योग्राफी क्लासेस जयपुर को आप सब्सक्राइब कीजिए, तो जिससे आपको नई नई वीडियो